हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जेडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम वो सीरीज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, जहां पे हम पूरे टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको बेसिक से स्टार्ट करके उसको पूरे उसके हर पॉइंट्स को एस्पेक्ट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शुरुआत होने जा रही है फ्रॉम द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और ये पहला पार्ट हमारा होने जा रहा है फ्रॉम द जनरल कंसिडरेशन। हर क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उसके हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? कोलेस्टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जब आप एंटीबायोटिक की बात करते हो तो एंटीबायोटिक का क्या होता है? एंटीबायोटिक आर द एजेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब एंड किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अनदर माइक्रोब। तो सबसे पहले अगर आप एंटीबायोटिक की बात कर रहे हो तो एंटीबायोटिक में क्या हो गया कि वो किसी एक माइक्रोब से मिलेगा, ऑब्टेन्ड होगा, और वो जो किसी माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होगा वो दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा या उसको किल करेगा, तभी वो हमारा कहलाता है क्या? एंटीबायोटिक कहलाता है। तो इसलिए बोलते हैं क्या? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल या बायो एक्टिव एजेंट से यानी माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होता है। अब आपसे पूछा गया कोलेस्टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगर आप एंटीबायोटिक के सोर्सेज की बात करोगे तो एंटीबायोटिक के सोर्सेज हमारे मेनली तीन होते हैं। Some antibiotic obtained from the fungi, some antibiotics obtained from the bacteria, and some antibiotic obtained from the एक्टिनोमाइसिटीज। तो अलग अलग जगह से इसके सोर्सेज हमारे हो सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा गया फंजाई से कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हमारी ऑब्टेन्ड होगी, तो फंजाई से हमारी एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होने वाली कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमारा आता है कौन सा? पेनिसिलिन। दूसरा अगर आप बात करोगे तो सिफेलोस्पोरिन, और थर्ड हमारा आता है दैट इज द ग्रिशियोफुल्विन। ये वो होते हैं जो हमारे फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं। वाइल जब आप बैक्टीरिया से ओरिजिनेटेड होने वाले एंटीबायोटिक की बात करते हो तो इसके लिए फंजाई के लिए तो हमने याद कर लिया पीसीजी। बैक्टीरिया से ओरिजिनेट होने वाले के लिए हम याद रखते हैं क्या? बैक्ट पी के नाम से याद करते हैं, यानी बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग से हम बोलते हैं। कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले यहां पे हमें देखने को मिलेगा दैट इज द बेसिट्रेशिन आएगा। नेक्स्ट हमारा यहां पे आएगा एजिट्रियोनैम की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहां पे आएगा कोलेस्टिन एंड उसके बाद आएगा हमारा थायोथ्रिशिन एंड लास्टली पी से हमारा आएगा दैट इज द पॉलीमिक्सिन बी की बात करेंगे। ये वो होंगे जो हमारे ऑब्टेन्ड होंगे कहां से? बैक्टीरिया से। और जब आप एक्टिनोमाइसिटीज की बात करोगे तो एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन्ड होने वाली ड्रग को हम याद रखते हैं एक्टिंग पीएम के नाम से, यानी एक्ट पीएम के नाम से याद करते हैं। अब ड्रग कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले आपके ए से आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे क्या? हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में से है। नेक्स्ट हमारा क्लोरमफेनिकॉल की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा दैट इज द टेट्रासाइक्लिन की बात आएगी। टी फॉर टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। पी से हमारा यहां पे पॉलीइंस एंटीबायोटिक आ जाएंगे, और एम से हमारा मैक्रोलाइड की बात करेंगे। तो ये वो हमारी ड्रग होती है जो अलग अलग सोर्सेस से हैं। अब आपसे पूछा गया था कोलेस्टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आपका एक लाइन का आंसर आ जाएगा कोलेस्टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो आप पीसीजी, बैक्ट पी और एक्टिंग पीएम, अगर ये तीन वर्ड आप याद रखोगे तो आप किसी भी एंटीबायोटिक के सोर्स बताने में टाइम नहीं लोगे। आप अगर चाहो तो एक बार याद देखिए, फंजाई पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रिशियोफुल्विन। बैक्टीरिया हमने बोला क्या? बेसिट्रेशिन, एजिट्रियोनैम, कोलेस्टिन, थायोथ्रिशिन और पॉलीमिक्सिन बी। और एक्टिनोमाइसिटीज की बात करोगे अमीनोग्लाइकोसाइड, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, पॉलीइंस और मैक्रोलाइड। सारी एंटीबायोटिक एक जगह समराइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस? अब जरा एक बार सोचते हैं, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल।
सेल वॉल के अंदर उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप बात करोगे तो उसमें समटाइम्स हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, प्योर बना हुआ, नहीं भी हो सकता है। प्लस यहां पे आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा, और राइबोसोम किस टाइप का होगा, 70S टाइप का होगा। एज वेल एज आप बात करोगे तो यहां पे हमारे बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, लाइक डीएनए गाइरेज, टोपोआइसोमरेज, ऐसे भी एंजाइम मिलेंगे। प्लस अगर आप बात करोगे आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये भी एंजाइम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे हमारे फॉलिक एसिड का भी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि डीएनए के सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। तो हर लेवल पे हमारी अलग अलग ड्रग अलग अलग लोकेशन पे काम करती है। आपसे पूछा गया है क्या, Which of the drug act by inhibiting cell wall, और सेल वॉल पे काम करने वाली ड्रग के लिए चलो जरा एक बार ये ट्रिक बनाते हैं। सेल वॉल पे काम करने के लिए ड्रग हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल फुल्ली। जरा इसको लिख लीजिएगा, पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल फुल्ली। हाँ, वॉल में आपका W नहीं V के नाम से याद रखेंगे, क्योंकि हमारी ट्रिक V से आती है। तो पहला तो ये हो गया कि पेनिसिलिन हमारी सेल वॉल पे काम करेगी। कैन से हमने यहां पे बोला हमारी कौन सी आ जाएगी, सिफेलोस्पोरिन आ जाएगी। नेक्स्ट आप बात करोगे, बर्न से बात करोगे तो आपको मिलेगा कौन सा, बेसिट्रेशन देखने को मिलेगा। जब आप यहां पे सेल की बात करोगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा साइक्लोसेरिन। वॉल से हमारी आ जाएगी कौन सी, वैंकोमाइसिन। और फुल्ली से हमारी आ जाएगी क्या, फॉस्फोमाइसिन। ये वो ड्रग हमारी है जो कहां काम करती है, सेल वॉल पे काम करती है। अब जरा ट्रिक के थ्रू अपने ऑप्शंस पे आओ। सिफेपाइन, दैट इज द सिफेलोस्पोरिन, हाँ ये हमारी सेल वॉल पे काम करेगी। टेट्रासाइक्लिन की बात करोगे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है तो सेल वॉल पे काम नहीं करेगी। एरिथ्रोमाइसिन, ये भी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये भी काम नहीं करेगी। अमीनोग्लाइकोसाइड, ये भी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये भी हमारे सेल वॉल पे काम नहीं करेगी। तो सेल वॉल पे हमें क्या देखने को मिला, आपने सिंपल आंसर दिया क्या, सिफेपाइन, विच इज द सिफेलोस्पोरिन डेरिवेटिव, और हमारा आंसर यहां से निकल आया। प्लस अगर आप बाकी ड्रग के बारे में भी देखना चाह रहे हो कि कौन सी ड्रग हमारी कहां पे काम करती है, चलिए मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने बोला सेल वॉल पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आ जाएंगे, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेशन, वैंकोमाइसिन और फॉस्फोमाइसिन हमें यहां पे देखने को मिलेगा। आप और आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए हम क्या बोलते हैं, बाई एट 30 और सेल एट 50। बाई एट 30 AT अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन हमारे 30S राइबोसोम पे बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेंगे। और सेल की बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोग्रामिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड, लिनेजोलिड 50S पे बाइंड करेंगे। अब यही से हमने बोला क्या, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन की बात करो। सेल मेम्ब्रेन पे ड्रग काम करने वाली को हम याद रखते हैं पाप के नाम से, यानी पॉलीइंस एंटीबायोटिक, एजोल और पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। हमने बोला क्या, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक हमारा यहां पे आ जाएगा, एजोल आ जाएंगे और पॉलीइंस आ जाएंगे। तो पाप के नाम से याद रखिएगा, आपकी ये ड्रग कवर हो जाएंगी। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आपने क्या याद किया, बाई एट 30 सेल एट 50, आपकी ये सारी ड्रग आ जाएंगी। ऑप्शन देखो, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड और अमीनोग्लाइकोसाइड, ये सभी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस पे आ गई। डीएनए गाइडेज इनहिबिटर की बात करेंगे तो आपको फ्लोरोक्विनोलोन्स याद आएगा, यानी हमारा वहां पे सिंपली नाइट्रिक एसिड एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गाइडेज को इनहिबिट करेगा। डीएनए फंक्शन की बात करेंगे तो डीएनए फंक्शन में हमें याद आएगा हमारी रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है तो रिफैम्पिन आ जाएगा। एंटीवायरल ड्रग वायरस में भी हमारी कुछ काम करती है जो ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को इनहिबिट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को इनहिबिट करती है, 𝘂𝙑𝙬 और एंटी मेटाबोलाइट, यानी जो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। अब फॉलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए बात करेंगे, जैसे हमारी सल्फोनामाइड, कोट्रिमोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, पायरिमेथामिन, मेथोट्रेक्सेट, या प्रोगुआनिल, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, ये वो ड्रग होती हैं जो सल्फोमारा एंटी मेटाबोलाइट के रूप में काम करती हैं। तो सल्फोनामाइड, सल्फोन, पास, डेप्सोन, ट्राइमेथोप्रिम, पायरिमेथामिन, ये सभी ड्रग यहां पे हमारी आ जाएंगी। तो आप इसका एक ट्रिक वाइज मैं एक एक करके आपको देता जाऊंगा ये सारी चीजें। तो अभी हमें दो ट्रिक हमने बात कर लिया, कौन सा,
सेल वॉल, पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल फुल्ली, एक याद हो गया। नेक्स्ट हमने बोला मेम्ब्रेन के लिए पाप याद रखिएगा, पॉलीन्स, एजोल और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए बाई एट 30, सेल एट 50। अभी इतना लेके चलिए, बाकी आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन नेचर। अब जरा थोड़ा सा वापस आइए, हमारी जो ड्रग होती है, अब सोचिएगा कोई एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऐसा हो सकता है जो केवल ग्राम पॉजिटिव पे काम करे, या कोई ऐसा हो सकता है जो केवल ग्राम निगेटिव पे काम करे। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों पे काम करे। तो अगर कोई बैक्टीरिया या मतलब कोई एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक हमारा केवल ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगा, या केवल एरोबिक पे काम करेगा, या केवल एनारोबिक पे काम करेगा, तो उसको हम कहते हैं क्या, नैरो स्पेक्ट्रम। क्योंकि उसका स्पेक्ट्रम क्या हो गया, उसका रीजन क्या हो गया, उसका काम करने का दायरा क्या हुआ, छोटा हो गया। और काम करने का दायरा अगर छोटा है तो उसको बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। और अगर एक ड्रग ऐसी है जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक सब पे काम करे, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाएगा, उसका दायरा बड़ा हो गया। तो अगर आपसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो जरा सुनिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको केवल याद रखना है सीटी, यानी क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, ये ऐसी ड्रग है नॉर्मली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है। बाकी अब जैसे आप नैरो स्पेक्ट्रम की बात करो, जरा सुनिएगा, जैसे हमारी आती है पेनिसिलिन जी। अब पेनिसिलिन जी के साथ क्या होता है, वो केवल ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी, ग्राम निगेटिव पे नहीं। और साथ ही साथ हमारा अगर हम बात करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड, तो वो केवल और केवल एरोबिक बैक्टीरिया में काम करेगी, एनारोबिक में नहीं। तो मतलब हमारा वहां नैरो लीजन हो गया, वहां पे दायरा छोटा हो गया। तो अब आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक दैट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन नेचर। अब देखो पेनिसिलिन जी, अमीनोग्लाइकोसाइड, ये हमारा किसका एग्जांपल बन जाएगा, ये नैरो का एग्जांपल बनेगा, दोनों नैरो है। टेट्रासाइक्लिन हमारी ब्रॉड में आएगी, पेनिसिलिन जी नैरो में, तो दोनों तो नहीं है। टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकॉल, हाँ ये भी हमारी ब्रॉड है, ये भी हमारी ब्रॉड है। क्लोरमफेनिकॉल की बात करेंगे ब्रॉड आएगा, अमीनोग्लाइकोसाइड अभी हमने बोला हमारी नैरो आ रही है। आपसे दोनों ब्रॉड पूछा गया है तो आपका आंसर सी देखने को मिल जाएगा, यानी क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन बोथ आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब और एग्जांपल आपको याद रखना है तो सिंपल बोल दीजिएगा, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे काम करेंगे, जैसे हमने बोला पेनिसिलिन जी एंड अमीनोग्लाइकोसाइड। तो नोट करके चलिएगा, पेनिसिलिन जी एक्टिव ओनली इनटू द ग्राम पॉजिटिव व्हाइल अमीनोग्लाइकोसाइड ओनली एक्टिव इनटू द एरोबिक बैक्टीरिया। अब जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने बोला क्या, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव पे काम करेंगी, जैसे टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। All of the following drug act on cell membrane except, अभी हमने आपको एक चीज बोला था कि सेल मेम्ब्रेन पे काम करने वाली ड्रग का नाम है क्या, पाप। सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है पाप, जहां पे हमने बोला पॉलीपेप्टाइड। जरा सुनिएगा, हमने बोला यहां पे कौन कौन सी, पॉलीइंस, नेक्स्ट हमने बोला एजोल, और लास्टली हमारा आया क्या, पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें भी रुक जाइए, थोड़ा सुन लीजिएगा। जब आप पॉलीइंस एंटीबायोटिक की बात करते हो, पॉलीइंस एंटीबायोटिक की आती है तो हमारा यहाँ पे अलग अलग ड्रग हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे अभी लेके हम चलेंगे, हमारा पॉलीविक्सिन बी आ जाएगा, या हम यहाँ पे चलेंगे तो हमारा यहाँ पे कोलिस्टिन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा थायोथ्रिशिन आ जाएगा। ये पॉलीइंस एंटीबायोटिक की बात करेंगे। वही एजोल की बात करेंगे तो एंटी फंगल ड्रग जब हम पढ़ते हैं ना, तो एंटी फंगल ड्रग में हमें आते हैं कीटोकैनाजोल, इमिडाजोल, ट्रायाजोल, वहां पे हमारे क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकैनाजोल। जितने भी एजोल डेरिवेटिव एंटी फंगल में आप पढ़ते हो वो सभी हमारे सेल मेम्ब्रेन पे काम करेंगे। प्लस एम हमारा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जैसे एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हेमाइसिन, ये सभी तो हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड ही तो है, तो ये भी हमारी सेल मेम्ब्रेन पे काम करेगी। अब इसके एग्जांपल भी सुनिएगा, लेकिन पहले एग्जाम देखो, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन भी दोनों हमारे क्या हो गए, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक हो गए। पॉलीमिक्सिन भी हमारा आ गया, पॉलीइंस एंटीबायोटिक में आ गया। लेकिन अब जरा ग्रिशियोफुल्विन पे बात करो। ग्रिशियोफुल्विन हमने थोड़ी देर पहले अभी एक एग्जांपल में देखा था कि ग्रिशियोफुल्विन हमारी ऑब्टेन्ड होती है पेनिसिलिन
फंजाई से ऑब्टेन्ड होती है, यानी पेनिसिलियम ग्रेशियोफुल्वम से। और इसका जो फंक्शन होता है ना, वो हमारे कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक फेज पे काम करता है, माइटोटिक स्पिंडल को एब्रप्ट करता है, डिसरप्ट करता है, यानी हमारे सेल डिवीजन पे काम करता है, ना कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे। सो इसलिए आपसे पूछा गया था सभी सेल मेम्ब्रेन वाली ड्रग है एक्सेप्ट, तो आपका यहां पे आंसर क्या बन गया, आपका आंसर बन गया एक्सेप्ट में ग्रेशियोफुल्विन, व्हिच इज नॉट अ सेल मेम्ब्रेन एक्टिंग ड्रग। ग्रेशियोफुल्विन एक्ट इनटू द माइटोसिस, डिसओरिएंटेशन कॉज करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल को डिसरप्ट करेगा, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होगा। और सेल मेम्ब्रेन वाली हमने क्या क्या बोला, पॉलीपेप्टाइड, एजोल और पॉलीइंस। पॉलीपेप्टाइड में एग्जांपल पॉलीमिक्स, हमने बोला पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टिन, थायोथ्रिसिन। एजोल की बात किया कीटोकैनाजोल, फ्लुकोनाजोल, एरिकोनाजोल, और पॉलीइंस में हमारा एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हेमाइसिन, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंट ड्रग आप अलग अलग लेवल पे पढ़ते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन इज इंटरफेरेंस विथ। अभी आपने एक ट्रिक बात किया, हमने कौन सा, हमने अभी एक ट्रिक बात किया था जहां पे हमने बोला बाय एट 30 सेल एट 50 मींस ये वो ड्रग है जो हमारी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये सभी जैसे हमने बोला यहां पे क्या, अमीनोग्लाइकोसाइड, यहां पे हमें क्या मिल रही है, अमीनोग्लाइकोसाइड, यहां पे हमें क्या मिल रही है, टेट्रासाइक्लिन, यहां पे हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेप्टोग्रामिन, माफ कीजिएगा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है, कंफ्यूजन आप में से क्या हो जाता है, स्ट्रेप्टोग्रामिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोग्रामिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो अमीनोग्लाइकोसाइड का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट आपने बोला क्या, हमारा क्लोरमफेनिकॉल, ये आ गया क्लोरमफेनिकॉल। नेक्स्ट ई से बात करेंगे हमें क्या मिलेगा, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। एल से बात करेंगे हमको मिलेगा क्या, लिंकोसामाइड, और दूसरे एल से मिलेगा लिनेजोलिड। जरा लिख लीजिएगा इस चीज को। अब आपसे पूछा गया यहां पे, ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जो एरिथ्रोमाइसिन है वो क्या करती है। अब सोचिए जरा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला हमारा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन, दूसरा हमारा क्या आता है, चेन एलोंगेशन, चेन एलोंगेशन, और तीसरा हमारा क्या आता है, चेन टर्मिनेशन। शायद आपने इन चीजों के बारे में सुना होगा प्रोटीन सिंथेसिस में। अब जैसे इनिशिएशन को इनहिबिट करने वाली ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल, ये सभी ड्रग हमारी जितनी भी बाकी आती है वो सब क्या करती हैं, चेन इलॉन्गेशन को इनहिबिट करती हैं। नाउ अब चेन इलॉन्गेशन में भी एरिथ्रोमाइसिन का काम क्या होता है, या एरिथ्रोमाइसिन, लिनेजोलिड और लिंकोसामाइड, इन सभी ड्रग का काम होता है इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन। जब हमारा पेप्टाइड चेन का ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करते हैं। तो ट्रांसलोकेशन इनहिबिटेड बाय द एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड, लिनेजोलिड, व्हाइल चेन इलॉन्गेशन इनहिबिटेड बाय द क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, और इनिशिएशन इनहिबिटेड बाय द अमीनोग्लाइकोसाइड। तो एरिथ्रोमाइसिन क्या इनहिबिट करेगी, ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आप सिंपल बोलते हैं डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है, अब हम बोलते हैं हमारे एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब जरा आप सोचिए, क्या मैं बोल सकता हूं एरिथ्रोमाइसिन ट्रांसलेशन इनहिबिट करेगी, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि पूरे प्रोसेस को तो नहीं इनहिबिट कर रही है ना, हाँ ये हमारी ट्रांसलोकेशन को जरूर इनहिबिट कर रही है। तो आंसर इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट आंसर। चलो सारी ड्रग का एक बार जरा नोट करते हैं। फ्रीज इनिशिएशन कॉज्ड बाय द अमीनोग्लाइकोसाइड, यानी अमीनोग्लाइकोसाइड एमआरएनए मिसरीडिंग करता है, जिसकी वजह से हमारा इनिशिएशन ही नहीं हो पाता। जबकि आप इनहिबिट इलॉन्गेशन की बात करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, हमारा प्यूरोमाइसिन देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन की बात करेंगे तो वो ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करता है, सबका रोल अलग है, थोड़ा इनको नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल आर बैक्टीरियोस्टैटिक एक्सेप्ट, आपके पास यहां पे कुछ ड्रग दी गई है, इनमें से आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है, और सभी बैक्टीरियोस्टैटिक है लेकिन कौन सी नहीं है ये फाइंड आउट करना है। एक्सेप्ट लग गया है। अब जरा समझिएगा, जो भी हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होते हैं या एंटीबायोटिक होते हैं, इनमें दो प्रॉपर्टी होती है, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, साइडल। मतलब अगर कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट या एंटीबायोटिक किसी माइक्रोब के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा कहलाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक, और अगर वही माइक्रोब मतलब वही एंटीमाइक्रोबियल एजेंट या कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो माइक्रोब को किल करेगा तो कहलाएगा बैक्टीरियोसाइडल, अगर बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो। अब जरा सोचिए कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक बनाते हैं। यहां पे क्या आता है, आई एम बैक्टीरिसाइडल, जरा मैं आपको लिखा रहा हूं, ऐसे लिखेगा, आई एम बैक्टीरिसाइडल बिकॉज a very quiet person rarely protected ये लाइन हमारी होगी क्या, आई एम बैक्टीरिसाइडल बिकॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन रेयरली प्रोटेक्टेड। ये हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया जिससे हम सारी एंटीबायोटिक्स जो हमारी साइडल इन नेचर है उनको हम फाइंड आउट कर सकें। जैसे आई फॉर आइसोनियाजिड, आई से हमें क्या मिलेगा, आइसोनियाजिड। एम से बात करेंगे हमें मिलेगी कौन सी, मेट्रोनिडाजोल। बैक्टीरिसाइडल में हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बिकॉज से हमारी आ जाएगी बेसिट्रेशिन। ए से हमारी आ जाएगी अमीनो ग्लाइकोसाइड। वी से हमें मिलेगा वैंकोमाइसिन, लिखते जाइएगा। क्वाइट में क्या मिलेगा, क्विनोलोन। क्वाइट में क्या मिलेगा, क्विनोलोन। पर्सन की बात करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पॉलीइंस। रेयरली में मिलेगा क्या, रिफैम्पसिन। और प्रोटेक्टेड में मिलेगा क्या, पॉलीपेप्टाइड। कुछ ड्रग आई, काफी ड्रग तो कवर हो जाए। अब जरा ऑप्शन देखें, अब देखो क्या है, लिनेजोलिड हमारे स्ट्रिक में है क्या, नहीं। अच्छा एक लाइन और करते हैं, ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आर स्टैटिक एक्सेप्ट अमीनोग्लाइकोसाइड। देखो अमीनोग्लाइकोसाइड आपके साइडल में आई है, बाकी सभी आपके स्टैटिक है। अब देखो लिनेजोलिड क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टैटिक में आएगी। वैंकोमाइसिन अभी हमने देखा हमारी क्या है, साइडल इन नेचर। एरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये भी स्टैटिक हो गई। टीगेसाइक्लिन ये भी हमारी टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव जैसे ही है और ये भी स्टैटिक हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया सभी स्टैटिक है एक्सेप्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैंकोमाइसिन इज द ड्रग विच इज साइडल इन नेचर, सेल वॉल पे काम कर रही थी। अच्छा ट्रिक देखना चाहेंगे, चलो दोनों का ट्रिक एक बार समराइज कर देते हैं। I am bactericidal because a very quiet person is rarely protected. Isoniazid, metronidazole, beta-lactam, antibiotic, bacitracin, aminoglycoside, vancomycin, quinolones, pyrazinamide, rifampicin, polymyxin B. और जबकि आप स्टैटिक की बात करोगे तो क्या याद रखते हैं, स्टैटिक कॉजेज नॉन टोटल और नॉन कंप्लीट थ्रू मैसिव एलिमिनेशन, जैसे सल्फोनामाइड, क्लोरमफेनिकॉल, नाइट्रोफिरेंटवाइन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्साजोलिडिनोन, नोवोबायोसिन, क्लिंडामाइसिन, ट्राइमिथोप्रिम, मैक्रोलाइड और इथम्ब्यूटॉल, ये वो ड्रग हो गई जो स्टैटिक इन नेचर है। आपका क्वेश्चन कवर हो चुका होगा और ये दोनों ट्रिक आप अगर एक बार याद कर लेंगे ना और अपने सेमेस्टर में भी यूज करेंगे ना, डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which drug is not given into the renal failure? अब थोड़ा सोचिएगा, कुछ एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऐसी होती है जो रेनल यानी किडनी, मैक्सिमम तो किडनी से ही एक्सक्रीशन होता है,
तो अब जब किडनी से एक्सक्रीशन होता है तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं, यानी उनमें नेफ्रोटॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है। और उस नेफ्रोटॉक्सिक प्रॉपर्टी की वजह से यह कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन की किडनी ऑलरेडी खराब है तो उनमें इस ड्रग को यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड आ जाता है या नॉट गिवन इनटू द रेनल फेल्योर। कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहां पे वो दे तो सकते हैं लेकिन डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड होता है, और कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनको फ्रीली दिया जा सकता है। अब देखो, अगर सपोज कोई ड्रग हमारी फीकल मटेरियल यानी बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, तो किडनी अगर खराब भी है तो हम बाइल वाली एक्सक्रीशन वाले रूट वाली ड्रग को इजीली दे सकते हैं। करेक्ट? चलो उसी के बेसिस पे चलते हैं। यहां पे रिफैम्पिसिन, क्लिंडामाइसिन, पेनिसिलिन जी एंड सिफेलोथिन, इनमें से अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मैं आपको बात करूं, जैसे हम बोलते हैं वैंकोमाइसिन हमारी नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अगर आप बात करोगे अमीनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इवन हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी काफी हद तक होते हैं, लेकिन पेनिसिलिन जी सेफ है। और हां, सिफेलोस्पोरिन में दो ड्रग, सिफेलोरिडिन और सिफेलोथिन, नोट करना, सिफेलोरिडिन और सिफेलोथिन, ये दो ड्रग ऐसी हैं जिनको कभी नहीं देंगे अगर पेशेंट की किडनी खराब है। तो यहां पे रिफैम्पिसिन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्सक्रीशन थ्रू द बाइल है, क्लिंडामाइसिन भी यूज कर सकते हैं, पेनिसिलिन जी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिफेलोथिन को यूज नहीं करेंगे। तो जरा एक बार देख लें कौन कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और कौन कौन सी, जैसे एक लाइन पढ़ते हैं ना कि हम एक लाइन बोलते हैं कि टेट्रासाइक्लिन ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू द रेनल फेल्योर एक्सेप्ट डॉक्सी एंड मिनो। डॉक्सीसाइक्लिन बाइल के थ्रू, मिनोसाइक्लिन बाइल और स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट होती है, इसलिए उसको दे सकते हैं किडनी फेल्योर में। तो अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात आ रही है, नाइट्रोफेरेंटोइन नॉट गिवन, नैलिडिक्सिक एसिड नेवर गिवन, सिफेलोथिन, सिफेलोरिडिन कैन नॉट बी गिवन, टेट्रासाइक्लिन हां नहीं देते, लेकिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन जिसको दे सकते हैं, मेथनामिन, नेक्स्ट हमारा टेलम्पिसिलिन जिनको नहीं देना, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्लस हमने बोला कुछ ड्रग ऐसी है जहां पे डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे आप बात करोगे अमीनोग्लाइकोसाइड, हमने बोला ना ये नेफ्रोटॉक्सिक है तो डोज रिड्यूस करेंगे, इथम्ब्यूटॉल, क्विनोलोन्स। नेक्स्ट आप बात करोगे सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन में सिफोपेराजोन, सिफ्ट्राइएक्सोन, इनको दे सकते हैं, बाकी नहीं। वैंकोमाइसिन और एम्फोटेरिसिन बी में डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड है। तो डोज रिडक्शन किनका रिक्वायर्ड है और किनको नहीं देना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब नेवर यूज्ड, इनको तो दे ही नहीं सकते हैं, अगर दिया तो ये किडनी को स्वाहा कर देंगे, इसलिए नेवर यूज्ड वाली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is least nephrotoxic? अच्छा, उसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी, डॉक्सीसाइक्लिन। अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करो, अभी जो हमने बात किया था कि सभी टेट्रासाइक्लिन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेनल फेल्योर एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन, यानी डॉक्सीसाइक्लिन ऐसी ड्रग है जिसको हम रेनल फेल्योर में दे सकते हैं क्योंकि वो लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है, मतलब ना के बराबर उसका नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट है, यानी किडनी पे ज्यादा डैमेज नहीं करती, और वही तो आपसे पूछा गया। बाकी आप देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड है, डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड है, जेंटामाइसिन ये भी अमीनोग्लाइकोसाइड है, डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड है, यानी नेफ्रोटॉक्सिक है, पॉलीमिक्सिन भी ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है, लेकिन कौन सा लीस्ट है? आंसर आपने तुरंत दे दिया सर, डॉक्सीसाइक्लिन ऐसी ड्रग है जो टेट्रासाइक्लिन की है लेकिन बाइल रूट से एक्सक्रीट होती है, इसलिए लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक आएगा। जरा एक बार और भी ड्रग देखें। These are the antibiotic which is safe into the renal failure. कौन कौन सी है? सिफेलेक्सिन, सिफेपेराजोन, सिफेक्लोर एंड सेफ्ट्राइएक्सोन, ये वो सिफेलोस्पोरिन है, जरा इनको नोट करो। सिफेलेक्सिन, सिफेक्लोर, सिफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफोपेराजोन, ये वो ड्रग है जो सेफ है किनमें? रेनल फेल्योर में। नेक्स्ट, क्लोरामफेनिकॉल सेफ इन रेनल फेल्योर, क्लिंडामाइसिन सेफ, इरिथ्रोमाइसिन, कार्बेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, these are safe, but apart from the doxy and mino, all tetracycline are excreted through urine and causes the nephrotoxicity except doxycycline.
हमने इसको अलग कर लिया है पहले ही, और ये टेबल आप देखोगे आपको केडीटी में मिल जाएगा। These are the drug which is contra dose reduction required and avoided during the drug avoided nalidixic acid, nitrofurantoin, tetracycline, और कहां पे डोज रिडक्शन मॉडरेटली और सीवियरली रिक्वायर्ड है। एक बार इस टेबल के थ्रू जरूर चलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम में। क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग, अभी हमने क्या बात किया था? क्लिंडामाइसिन दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ट्रिक याद है? बाई एट 30, सेल एट 50, एल से आया था, सी से आया था, क्लिंडामाइसिन की बात किया था। और खास तौर पर लिंकोसामाइड डेरिवेटिव की ड्रग होती है क्लिंडामाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। तो क्या बोलोगे? सेल वॉल पे तो नहीं था ना, पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल, वहां तो नहीं आया था। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल मेम्ब्रेन पे पाप याद किया था, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन से कोई रोल ही नहीं है। सो आंसर सिंपल, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। बस एक लाइन याद करके चले हैं, by at 30, cell at 50. Clindamycin, which is the lincosamide derivative, inhibit protein synthesis and inhibit the translocation into the protein synthesis by binding to the 50s ribosome. By at 30, cell at 50. याद रखिएगा, वहीं से आपको ये मिल जाएगा। Now the next question, mechanism of action of the sulfonamide is सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड हमारा क्या होता है? एंटी मेटाबोलाइट एजेंट होता है। और एंटी मेटाबोलाइट एजेंट का मतलब क्या होता है? वो एजेंट जो हमारे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को अफेक्ट करे। जरा थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बेसिक पे चलते हैं। किसी भी माइक्रोब में फॉलिक एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है? फॉलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया क्या यूज करता है? पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस टेरिडेन, टेरिडेन, और साथ में उसको चाहिए होता है क्या? ग्लूटामिक एसिड यानी ग्लूटामेट। मैंने यहां पे ग्लूटामिक एसिड लिख दिया। तो पाबा, टेरिडेन, ग्लूटामिक एसिड, ये तीनों आपस में जुड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। और डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में ये बनेगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। नाउ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर हमारा कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, और ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा यहां पे एंजाइम लगेगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो दो एंजाइम हो गए, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। कोई भी ड्रग अगर वो डीएचएफएस या डीएचएफआर को इनहिबिट करेगी तो कहलाएगी एंटी मेटाबोलाइट। अब कौन कौन सी ड्रग है यहां पे इनहिबिट करने वाली, चलिए देखते हैं। डीएचएफएस को इनहिबिट करने वाली ड्रग का नाम क्या क्या है? पहला सल्फोनामाइड, दूसरा सल्फोन, तीसरा पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फोन में डैप्सोन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में तो आपको क्या क्या में देखने को मिलेगा? पायरीमेथामिन, नेक्स्ट ट्राइमिथोप्रिम, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोगुआनिल, नेक्स्ट आप बात करोगे मेथोट्रेक्सेट। ये वो ड्रग है जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेंगी। अब आपसे पूछा गया है सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड किसको इनहिबिट कर रहा है? डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को बाय द इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड सिंथेसिस। अब जरा ऑप्शन पे आओ, इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल। आप बोल दोगे तुरंत नहीं सर बैक्टीरियल सेल वॉल पे काम नहीं करता। इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ द एमआरएनए, कहीं भी ट्रांसलोकेशन से कोई रिलेशन नहीं था। इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस, हां जी फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इनहिबिट बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, यहां से कोई रिलेशन नहीं। तो आपका आंसर सिंपल होगा, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा यानी फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट करेगा बाय द इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। तो जरा इसको जरूर एक बार लेके चलिएगा। पाबा ग्लूटामेट टेरिडिन से बनता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और फर्दर डीएनए और आरएनए बनता है। हमने बोला जो यहां से जब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है एंजाइम लगता है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, और जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है तो लगता है एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो अलग अलग ड्रग अलग अलग जगह काम करेगी। सल्फोनामाइड कहां पे काम करेगी? फोलेट सिंथेटेज पे काम करेंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू विच एंटीबायोटिक?
अब यहीं पे एक छोटा सा प्यारा सा आपका क्वेश्चन और आ जाता है। लाइक आपने बात किया सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड हमारी एक ऐसी ड्रग है विच इज एक्ट बाय द इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड सिंथेसिस। लेकिन अगर सपोज कहीं इन्फेक्शन हुआ है और वहां पे हायर अमाउंट ऑफ पस प्रेजेंट है, पस समझते हैं ना, जो व्हाइट कलर का व्हाइट सिक्रीशन होने लग जाता है कहीं भी अगर घाव होता है तो उसी को बोलते हैं पस। तो पस अगर प्रेजेंट है, पस हैविंग द हायर अमाउंट ऑफ पाबा। अब जरा इमेजिन करिएगा, अगर पाबा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके ड्रग का एक्शन घट जाएगा, यानी उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। एज वेल एज पस हैविंग द हायर अमाउंट ऑफ थायमिडीन, और जब थायमिडीन ज्यादा होता है तो भी हमारी सल्फोनामाइड वाली ड्रग काम नहीं कर पाएंगी। यानी जितनी भी हमारे फोलेट सिंथेटेज इनहिबिटर है, मेनली उनका रेजिस्टेंस डेवलप होता है ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ द पस एज वेल एज द पाबा, और वी कैन से दैट थायमिडीन। इनकी वजह से हमारा इनका रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब जरा देखो, थायमिडीन का एक्सक्रीशन अगर हुआ या थायमिडीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो किसका डेवलपमेंट, किसके रेजिस्टेंस डेवलप होगा? एरिथ्रोमाइसिन, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रही है। सल्फोनामाइड, जी हाँ। टेट्रासाइक्लिन, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस। नाइट्रोफेरेंटवाइन, ये तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आएगा। ना ना, केवल आंसर सल्फोनामाइड जो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी, वहीं पे सिंपली बोले सल्फोनामाइड एंटी मेटाबोलाइट कंपीट विद द पाबा फॉर द इनहिबिशन ऑफ द फॉलिक एसिड। अब अगर पस बढ़ा तो पाबा बढ़ जाएगा, पाबा बढ़ जाएगा तो हमारी सल्फोनामाइड अपना काम कर रही है, लेकिन जब नंबर ऑफ पाबा बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत तो सिंथेसिस होती ही रहेगी ना। यानी अगर सपोज कहीं लीकेज हो गया, मान लीजिए आप एक ब्लॉक कर रहे थे पाइप को, लेकिन उसमें छोटा सा लीकेज हो गया तो वो तो एक्सक्रीशन होता रहेगा ना। सेम चीज है, आप पाबा को इनहिबिट करने जा रहे थे, लेकिन अगर पाबा का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो आपकी ड्रग कैसे काम कर पाएगी? So the inhibition block the formation of thymidine, some purine, methionine and glycine। इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पस अगर कहीं है तो वहां पे सल्फोनामाइड एजेंट नहीं यूज करेंगे ना। जेंटामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जेंटामाइसिन क्या है? एग्जांपल देखो, जेंटामाइसिन दिस इज द प्रोटोटाइप ड्रग। हाँ जी, प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ द अमीनोग्लाइकोसाइड, यानी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग में ये प्रोटोटाइप ड्रग। प्रोटोटाइप समझते हो? जो उस क्लास की पहली या उस क्लास की मेजर या उस क्लास की आइडेंटिफिकेशन वाली ड्रग होती है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। प्रो ड्रग अलग है, प्रोटोटाइप अलग है। अब सोर्स की बात हो रही है, अमीनोग्लाइकोसाइड है तो आप अभी तुरंत बोल सकते हो अमीनोग्लाइकोसाइड का सोर्स क्या होगा। हमने पहले बात किया है, अमीनोग्लाइकोसाइड आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्टिनोमाइसिटीज, और एक्टिनोमाइसिटीज का मतलब हमारे जितने भी स्ट्रेप्टोमाइसीज या माइक्रोमोनोस्पोरा से होते हैं। अब देखो, अमीनोग्लाइकोसाइड की कई ड्रग आती हैं, मैं थोड़ा एक ट्रिक वाइज आपको इसको भी लेके चलूंगा। अमीनोग्लाइकोसाइड में आपको कौन कौन सी ड्रग देखने को मिलेंगी? जेंटामाइसिन देखने को मिलेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन देखने को मिलेगी, प्लस आप यहाँ पे नियोमाइसिन की बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप कैनामाइसिन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे टोब्रामाइसिन की बात करेंगे, और हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा पैरमोमाइसिन की बात करेंगे। अलग अलग ड्रग आएंगी, सीसोमिसिन की बात करेंगे। अब एक छोटा सा समझना, जितनी भी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है उनमें से दो ड्रग कौन कौन सी? एक हमारी जेंटामाइसिन और दूसरी हमारी सीसोमिसिन। जेंटामाइसिन और सीसोमिसिन, these are the two drug which having the source name from starting from the माइक्रोमोनोस्पोरा। इन दोनों के नाम में शुरुआत कहां से होगी? माइक्रोमोनोस्पोरा। जैसे जेंटामाइसिन की बात करोगे तो इसका सोर्स क्या होगा? माइक्रोमोनोस्पोरा पर्पुरिया, ये जेंटामाइसिन। और सीसोमिसिन की बात करोगे तो माइक्रोमोनोस्पोरा इन्यूएंसिस, यहां भी सिस लगा है, उसके नाम में भी आएगा इन्यूएंसिस। जैसे आपको ये दिख गया तो ये सोर्स किसका हो जाएगा? यहां पे माइक्रोमोनोस्पोरा इन्यूएंसिस लगा है, ये सीसोमिसिन का हो गया। यहां पे देखो माइक्रोमोनोस्पोरा पर्पुरिया लगा है, ये जेंटामाइसिन का सोर्स हो गया, तो ये हो गया।
बाकी जितनी इस क्लास की ड्रग है, इन दोनों को छोड़ के, जेंटा एंड सीसो को छोड़ के बाकी जितनी भी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है उन सभी के नेम स्टार्ट होंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन से। अब देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करोगे, ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, ये हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन का सोर्स। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, फ्रेडी ऑब्टेन्ड होगी, ये हमारे किसके लिए हो गया, नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिकस, कैनामाइसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनिब्रेसस टोब्रामाइसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंड्यूल, ये हमारी आ जाएंगी। तो सोर्सेस याद करने के छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत जरूरी आपको याद होते हैं। तो आपको आंसर चाहिए था जेंटामाइसिन का सोर्स, जेंटामाइसिन परपुरिया, आप यहां पे बोल सकते हैं। जरा एक बार ऑप्शन पे देखेंगे, सारी ड्रग तो देखने की कोशिश करेंगे। हमने दो ही ड्रग बोला है, जेंटामाइसिन में माइक्रोमोनोस्पोरा आया था और सीसोमिसिन में माइक्रो, सब में बाकी देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस मिला, पहली चीज। यहां पे हमने बोला जेंटामाइसिन परपुरिया क्योंकि प्रोटोटाइप ड्रग थी तो परपुरिया प्रोटोटाइप से याद रखेंगे। सीसोमिसिन में सिस लगा था, इन्यूएंसिस में सिस लगा है, यहां से हमने बना दिया। बाकी अब देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस यानी स्ट्रेप्टो, जरा सुनिएगा, जब आप बाइक साइकिल किसी की सर्विसिंग कराने जाते हो तो वहां पे ग्रीस यूज करते हैं, समझते हैं, ग्रीसिंग करवाते हैं, ऑयलिंग जिसको बोलते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस मतलब स्ट्रेप्टो यानी सर्विसिंग से याद रखेंगे और वहां पे यूज करेंगे ग्रीस, तो बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस। कैनामाइसिन की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिकस, कैनामाइसिन कैनामाइसेटिकस सोचने की जरूरत नहीं। टोब्रामाइसिन टेनिवेरस सोचने की भी जरूरत नहीं, मिलता जुलता नाम है, आराम से याद रहेगा। नियोमाइसिन, नियोमाइसिन में क्या याद रखोगे जरा सुनिएगा, नया नया जब फार्म हाउस बनता है तो वो बड़ा प्यारा लगता है, तो नियो मतलब नया और फ्रेडी से हमारा फ्रॉम हमने बोला, फ्रेड हमने बोला, फ्रेडी हमने बोला, तो नियो फ्रेंड, जब नए फ्रेंड बनते हैं तो नए फ्रेंड यानी नियोमाइसिन फ्रेडी आ जाएगा। फ्रामाइसिटिन जब फॉर्म हाउस होता है तो वहां पे हमारी महक आती है लेवेंडर फूल की, तो फ्रामाइसिटिन में लेवेंड्यूल आ जाएगा और पैरामोमाइसिन में रेमोसस आ जाएगा। थोड़ा इस तरीके से इसको दिमाग में एक बार बैठाओ, लिखो, जो जो वर्ड जहां जहां यूज किया है आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी सोर्स पूछ लिया जाए। इन कोट्रिमोक्साजोल, सल्फामेथॉक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम आर इन द रेशियो ऑफ। अब जरा सुनिएगा, कोट्रिमोक्साजोल, कोट्रिमोक्साजोल हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम। पहला पॉइंट आता है यही दोनों ड्रग इस कॉम्बिनेशन में क्यों यूज किए गए। सल्फोनामाइड, सल्फामेथॉक्साजोल डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज इनहिबिट करेगी और ट्राइमेथोप्रिम हमारा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट करेगी। इन दोनों की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 10 आवर्स होती है, सेम होती है, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया गया। अब इनका जो रेशियो है वो अलग यूज किया जाता है। सल्फामेथॉक्साजोल हमारा 5 और ट्राइमेथोप्रिम 1 यानी 5:1 के, हमेशा सल्फामेथॉक्साजोल ज्यादा होगा। अच्छा ऐसा क्यों? रीजन, क्योंकि ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथॉक्साजोल में मेजर डिफरेंस है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, और जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सल्फामेथॉक्साजोल का 60% होता है और ट्राइमेथोप्रिम का 40% होता है, इसीलिए हमारा ये रेशियो चेंज होता है। और हाँ, ब्लड में जाने के बाद ये जो हमारा 5:1 का रेशियो है ये बन जाता है 20:1 का रेशियो। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा दोनों को जरूर याद रखिएगा। डोज का रेशियो 5:1 और प्लाज्मा कंसंट्रेशन रेशियो 20:1। अच्छा 5 है क्या? तो 5 है सल्फामेथॉक्साजोल और 1 है ट्राइमेथोप्रिम, क्योंकि कभी कभी उल्टा करके पूछता है। अब जैसे यहां पे देखो 5:1, 1:5, कंफ्यूजन हुआ, तो इसलिए हमने बोला 5 एस से मिलता जुलता है तो बस इतना याद रखेंगे, और ट्राइमेथोप्रिम सीधा है 1 के जैसा है तो बस इतना याद रखेंगे। आपको ये चीजें दिमाग में रखने की जरूरत है। तो 5:1 की कहानी आ गई। सो हमने बोला अब ये हमारा मेनली 5:1 के रेशियो में दिया जाता है, ब्लड में जाने के बाद 20:1 का रेशियो हो जाता है, और ये रहा हमारा डोज रेशियो। काम अलग अलग दोनों का है, एक फोलेट सिंथेटेज, एक फोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्राइमेथोप्रिम एक्ट्स बाय, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, ट्राइमेथोप्रिम हमारी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, पायरीमेथामिन डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, प्रोगुआनिल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, मिथोट्रैक्सेट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। तो बार बार एक ही चीज को बोल के ना दिमाग में भर दीजिएगा, ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। देखो प्रोटीन सिंथेसिस को तो इनहिबिट नहीं करेगी, सेल वॉल पे तो इसका कोई रोल ही नहीं है और सेल मेम्ब्रेन पे काम नहीं करेगी, तो आंसर हो गया ना डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो हमने सिंपली बात किया है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हमारी ऐसी ड्रग होती है, ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामिन, प्रोगुआनिल, मेथोट्रैक्सेट और सल्फोनामाइड डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fluoroquinolones mechanism of action in gram positive organism is by। फ्लोरोक्विनोलोन्स ये हमारे क्विनोलोन से ओरिजिनेट हुए। क्विनोलोन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो क्विनोलोन्स आइडेंटिफाई की गई थी वो की गई थी नैलिडिक्सिक एसिड, लेकिन उसमें एडवर्स इफेक्ट ज्यादा थे, वो केवल और केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ही काम करती थी, ग्राम पॉजिटिव पे नहीं। तो उससे थोड़ा सा डेवलपमेंट और बढ़ता चला गया और फर्दर हमारा आया क्या, फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, लैब में बनाए गए हैं। अब अगर बात करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन, जैसे आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, या हम बात करें ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, ऐसे टाइप से ड्रग तो आपने सुने होंगे, यूज भी किए होंगे कभी ना कभी, वहीं से अब बात आई। लेकिन अब अगर आप बात करोगे, ये हमारे फुल फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो हमारे ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करेंगे और ग्राम नेगेटिव पे भी काम करेंगे। जब आप बात करोगे ग्राम नेगेटिव पे मेनली काम करेंगे और ग्राम नेगेटिव पे जो एंजाइम इनहिबिट करेंगे उसको बोलते हैं क्या, डीएनए गायरेज। और डीएनए गायरेज एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए गायरेज में दो चेन होती है, ए चेन और बी चेन। ए चेन का रोल होता है निकिंग एंड सीलिंग, मतलब जब डीएनए को कट करना, ज्वाइन करना, एक का काम। और बी का रोल क्या होता है, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग कराना। जो थ्रेड होते हैं ना उनको निगेटिव डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से उनको मूव करा के निगेटिव क्वाइलिंग, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग कराना। और ये निगेटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डीएनए गायरेज, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, टोपोआइसोमरेज 4। जरा सुन लीजिएगा, टोपोआइसोमरेज 4 टाइप के होते हैं एंजाइम, 1 2 3 4। बैक्टीरिया में केवल 4 होता है। ह्यूमन की बात करेंगे तो 1 2 3 रिस्पॉन्सिबल होता है सेम वर्क करने के लिए। अभी हमने यहां पे बोला किसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। फ्लोरोक्विनोलोन्स तो है, हम डीएनए गायरेज तो लगा सकते हैं, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव लग गया है, इसलिए ध्यान से कहां चलेंगे, टोपोआइसोमरेज 4, क्योंकि 2 3 भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसी गलती मत कर दीजिएगा। तो ग्राम पॉजिटिव टोपोआइसोमरेज 4 आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगर हमने क्या बोला, डीएनए गायरेज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में निकिंग, सुपर क्वाइलिंग, रीसीलिंग इसको इनहिबिट करता है, और ग्राम पॉजिटिव में टोपोआइसोमरेज काम वही है, स्प्रेडिंग ऑफ द डॉटर डीएनए में उसको फॉर्म नहीं होने देता, यानी बैक्टीरियल डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती। फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्ट ऑन, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस अंतर अब क्या है, यहां पे कोई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो हम डीएनए गायरेज भी देख सकते हैं, फ्लोरोन टोपोआइसोमरेज 4 भी देख सकते हैं। और अगर कैसे कहीं ऐसा क्वेश्चन रहा कि दोनों ऑप्शन मिल गए, डीएनए गायरेज भी टोपोआइसोमरेज भी, और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव क्या चुनना है, तो कुछ मत सोचिएगा, सिर्फ डीएनए गायरेज लगाइएगा। सो फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्ट ऑन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए गायरेज लगा दीजिए, सीएएमपी और एमआरएनए पॉलीमरेज नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, डीएनए गायरेज। सेम वही जो भी हमने बात किया कि ग्राम पॉजिटिव में टोपोआइसोमरेज 4, ग्राम नेगेटिव में डीएनए गायरेज पे काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। हर ड्रग, अब देखो कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस में ही तो यूज की जा रही है, और अगर ह्यूमंस में यूज की जा रही है तो उसका साइड इफेक्ट यानी टॉक्सिक इफेक्ट जरूर होगा। अब आपसे पूछा गया क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल मेनली अगर आप बात कर रहे हो तो उसका हमारा मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। हर ड्रग का अपना अपना रोल है। जैसे एक एग्जांपल देखें,
फ्यूसिडिक एसिड हमारी स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक होती है और इसका हमारा नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत होता है। टीकोप्लेनिन वैंकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक ओटोटॉक्सिक होते हैं, लेकिन टीकोप्लेनिन में कम होता है, वैंकोमाइसिन में ज्यादा होता है। क्लोरामफेनिकोल, दिस इज मेनली हैविंग द ग्रे बेबी सिंड्रोम और बेसिट्रेशन में नेफ्रोटॉक्सिसिटी आएगी। लेकिन वापस आ जाओ, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता क्या है, अब इसको समझते हैं। क्लोरामफेनिकोल का जो मेनली मेटाबॉलिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। शायद आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म में ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, फेज 1, फेज 2, फेज 2 में ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, और ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन के लिए हमारे अलग अलग यूडीपी ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेबी में नहीं। अब इमेजिन करो एक बेबी है जिसमें एंजाइम अभी बना नहीं है, आपने उसको क्लोरामफेनिकोल दे दिया, तो क्या क्लोरामफेनिकोल का मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? नहीं होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्लोरामफेनिकोल का बेबी में एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, और अगर वो एक्यूमुलेट होगी उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से बेबी में हमें कलर चेंज देखने को मिलेगा और उससे ही हम बोलेंगे क्या? ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलेंगे। तो हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लोरामफेनिकोल, अलग अलग ड्रग का, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, टेट्रासाइक्लिन में टीथ डिस्कलरेशन, साथ ही साथ लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, फेनकोनी सिंड्रोम, ये टेट्रासाइक्लिन में मिलेगा। आप क्लोरामफेनिकोल की बात करोगे तो ग्रे बेबी सिंड्रोम, इरिटेशन, सुपर हाई इन्फेक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे। क्विनोलोन्स में फोटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा, बेसिट्रेशन पॉलिन्स में नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, पॉलीमिक्सिन भी न्यूरो एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, वैंकोमाइसिन बहुत प्यारा सा एडवर्स इफेक्ट है, रेड मैन सिंड्रोम, इसको अलग नोट कर लीजिएगा। पेनिसिलिन में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सल्फोनामाइड, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कर्निक टेरस, क्रिस्टल यूरिया, ये सारी चीजें आ जाएंगी। नाइट्रोफिरेंटवाइन, लोफरमैन सिंड्रोम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओटोटॉक्सिसिटी, रिफैम्पिसिन, जॉन्डिस, साइक्लोसेरिन, न्यूरोटॉक्सिसिटी, इरिथ्रोमाइसिन की बात करेंगे, हमारा ये डायरिया कॉज करेगा, गट अपसेट करेगा, तो अलग अलग चीजें इसकी आ जाएंगी। खैर चलिए आगे आइए। एसिड लेबाइल पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिन अलग अलग टाइप के आते हैं। जब हम बात कर रहे हैं एसिड लेबाइल पेनिसिलिन, जब पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, जब हम पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें अलग अलग ड्रग आती हैं। जैसे अगर आप बात कर रहे हो, कुछ ऐसी होती है जो हमारा एसिड से ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे आप बोलोगे पेनिसिलिन जी। कुछ हम बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? बीटा लैक्टोमेज लेबाइल। अगर बीटा लैक्टोमेज लेबाइल की बात करेंगे तो वहां पे भी हमारी ड्रग आती है। कुछ आते हैं जो एसिड रेजिस्टेंट होते हैं और कुछ आते हैं जो एसिड लेबाइल होते हैं। तो जरा नोट करिएगा, एसिड लेबाइल वैक हमारी पेनिसिलिन दो ही मेनली याद रख के चलेंगे। एक तो हमारी आएगी पेनिसिलिन जी। अच्छा, जी का मतलब क्या होता है? बेंजाइल होता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे क्या? मेथिसिलिन। मेथिसिलिन बीटा लैक्टोमेज रेजिस्टेंट है लेकिन एसिड लेबाइल होती है। और एसिड रेजिस्टेंट कौन सी है? तो एसिड रेजिस्टेंट में हम बोलते हैं क्या? पेनिसिलिन वी, ये हमारी एसिड रेजिस्टेंट में आएगी। क्लॉक्सासिलिन एसिड रेजिस्टेंट, फ्लूक्लॉक्सासिलिन एसिड रेजिस्टेंट, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, वी का मतलब क्या है? फिनॉक्सी मिथाइल वी, दैट इज द पेनिसिलिन वी, ये भी एसिड रेजिस्टेंट। लेकिन मेथिसिलिन हमारी ऐसी है जो क्या है? एसिड लेबाइल है। एसिड लेबाइल मतलब जैसे ही आप इसको इनटेक करोगे ओरली, स्टमक में जाएगा, वहां HCl मिलेगा और उस HCl की वजह से क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगी, दैट इज द एसिड लेबाइल कहलाएगी। करेक्ट? चलिए आंसर आपको मिल गया। आप देखो, नेचुरल पेनिसिलिन जी हमारी, मॉडिफाइड पेनिसिलिन जी, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी की बात करोगे एसिड रेजिस्टेंट में फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट जहां पे हमारी क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, मेथिसिलिन आएगा। लेकिन हमने बोला ये एसिड लेबाइल है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम अलग आएंगे। Which of the following species is used for producing neomycin?
नियोमाइसिन का अभी हमने थोड़ी देर पहले शायद बात किया था कि नया नया फ्रेंड बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है। नियोमाइसिन क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग। अमीनोग्लाइकोसाइड में दो ही थी जो माइक्रोमोनोस्पोरा ओरिजिनेटेड थी, जहां पे हमने जेंटा और सीसो की बात किए थे। नियोमाइसिन में हमने बोला था नया फ्रेंड यानी नियोमाइसिन हमारी ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला ही आपका एग्जांपल मिल गया है, बाकी आपका है नहीं यहाँ पे, तो आंसर फ्रेडी। आपने सारे ट्रिक्स को एक बार पहले ही बना चुके हैं और अब ये दिक्कत नहीं आई हुई होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेनिसिलिन? ट्रू अबाउट पेनिसिलिन, जरा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। पेनिसिलिन की बात करते हैं और खास तौर पर पेनिसिलिन जी की बात हो रही है। पेनिसिलिन जी को ओरली नहीं लेते क्योंकि एसिड लेवाइल है। अब देखो, इट इज ऑफ ओरली, तो ओरली इसको क्यों यूज करेंगे? इट हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम, अभी हमने बोला था केवल और केवल ये ग्राम पॉजिटिव पे बात काम करती है, ग्राम नेगेटिव जहां बीटा लैक्टमेज होते हैं वहां नहीं करती। सो नो, इट डू नॉट हैव द वाइड स्पेक्ट्रम। इट इज यूज्ड इन रैट बाइट फीवर। हाँ, सिफिलिस की बात करेंगे, रैट बाइट फीवर की बात करेंगे तो इनमें हमारी ये यूज होती है। Probenecid given along with penicillin G decrease its duration of action। अब जरा इसको नोट करिएगा, जो हमारी पेनिसिलिन होती है और हमारी प्रोबेनासिड होती है, इन दोनों का एक्सक्रीशन होता है थ्रू द ट्यूबुलर सिक्रीशन। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दोनों ड्रग हमारी क्या है? एसिडिक है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन कराने के लिए हमारा एक एसिडिक पंप होता है, एक बेसिक पंप होता है, लेकिन एक बार में एक ही ड्रग जाएगी। अब हमने बोला यहां पे हमारी दोनों एसिडिक है तो एक ही जाएगी, तो पहले कौन जाएगी? प्रोबेनासिड। अब जब प्रोबेनासिड जाएगी तो वो पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को तो रिड्यूस कर देगी, और अगर पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन रिड्यूस हो चुका है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगी। अब यहां पे देखो क्या है, प्रोबेनासिड गिवन along with penicillin G decrease its duration of action, गलत है, increase its duration of action हो जाएगा। तो तीन आपके गलत है, सही केवल आपका सी है, पेनिसिलिन यूज्ड इन रैट बाइट फीवर, और वही आपका आंसर करेक्ट हो गया। आप अगर बात करोगे इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रैट बाइट फीवर, it is not effective orally, it has short duration of action, probenecid decreases its tubular secretion, thus prolong its duration of action, and it has the narrow spectrum of the activity। हर ड्रग का कॉन्सेप्ट, आप अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ना, इन्हीं को अगर आपने ध्यान से समझाओ तो लगभग हर चीज आप कोरिलेट कर पा रहे हो। और यही हमारी खासियत होती है कि जब हम कोरिलेट करने की आदत बनाते हैं ना, हमारे सारे क्वेश्चन सही होते हैं। All of the following are beta lactamase inhibitor except। अब देखो, हमने बात किया हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें बीटा लैक्टमेज एंजाइम मेनली डेवलप होता है, ग्राम पॉजिटिव में भी आएगा, लेकिन मतलब जो भी बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज एंजाइम डेवलप करता है तो वो हमारे बीटा लैक्टम के लिए, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और उसी के लिए हम क्या देते हैं? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। और तीन होते हैं, क्लेविलोनिक एसिड, सुल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम। इनमें से जो क्लेविलोनिक एसिड होती है वो नेचुरल होती है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेविलगेरस। हाँ जी, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेविलगेरस। बाकी सुल्बैक्टम और टैजोबैक्टम हमारी क्या होती है? सिंथेटिक होती है। एजिट्रियोनेम ये तो हमारी मोनोबैक्टम है ना, और अगर ये हमारी मोनोबैक्टम ड्रग आ गई तो ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर तो है ही नहीं है। आपसे पूछा गया सभी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एक्सेप्ट, आंसर आपका बन गया क्या? एजिट्रियोनेम, व्हिच इज नॉट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, इट्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक अंडर द क्लास कॉल्ड एज द एजिट्रियोनेम। क्लेविलोनिक एसिड, आपने एक मिनट एमॉक्सीक्लेव खाया होगा डेफिनेटली। क्यों? एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेविलोनिक एसिड दिया जाता है, और ये क्लेविलोनिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। अगर आप बात करोगे एम्पिसिलिन के साथ सुल्बैक्टम या पाइपरासिलिन के साथ टैजोबैक्टम दिया जाता है इन द कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन का मेन रोल यही है ताकि वो उस एंजाइम को इनहिबिट कर सके। नेक्स्ट, which of the following is third generation parenteral cephalosporin? अगर आप सिफेलोस्पोरिन की बात करेंगे तो उसके अलग अलग जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये याद कर पाना थोड़ा टफ होता है। अब हम यहाँ पे क्या याद करेंगे? कुछ तरीके बनाएंगे। जैसे
फिफ्थ जनरेशन में आपको रोल देखने को मिलेगा। फिफ्थ से शुरू करो, क्या देखने को मिलेगा? रोल, जैसे सेफ्टारोलिन, सेफ्टाबाइपिरोल। फोर्थ जनरेशन में पाई मिलेगा, 4 पाई, 4 यानी 4 और पाई यानी पीआई। तो हमने क्या बोला? सिफेपाइन, सिफेपिरोम। तो ये दो ड्रग ऐसी है जहां पाई है और वो फोर्थ जनरेशन है। यहां पे कोई फोर्थ और फिफ्थ की दिख रही है क्या? हाँ, ये फोर्थ जनरेशन में पाई दिख रहा है तो हटा दीजिए, चलेगा। अब आगे बढ़ो, सेफोडॉक्सिन, सेफिरोक्सिन, सेफोपेराजोन। फर्स्ट जनरेशन में आपको सेफा मिलता है, CEF या CEPH के बाद A मिलेगा। कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, यानी फर्स्ट जनरेशन तो है ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड जनरेशन में हम क्या बोलते हैं? थर्ड जनरेशन में Me110 मिलेगा। सुनो जरा, क्या बोल रहा हूं? Me110 आर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एक्सेप्ट सेफिरोक्सिन। अब जरा देखो, सेफिरोक्सिन मी है लेकिन ये थर्ड की नहीं होगी, ये किसकी हो जाएगी? ये सेकंड जनरेशन हो जाएगी। ये हमारी फोर्थ जनरेशन मिल गई। अब बची क्या? 2, सेफोडॉक्सिन, सेफोपेराजोन। ये भी मी दिख रहा है तो थर्ड है, और 1 दिख रहा है तो ये भी थर्ड है। लेकिन अब क्वेश्चन कहां है? Which of the following is third generation parenteral preparation? क्वेश्चन अब ये है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे? ये दोनों है, लेकिन जरा सुनना, सेफोडॉक्सिन में O है, दैट मींस ओरल, और सेफोपेराजोन में PE है यानी पेरेंट्रल। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड जनरेशन पेरेंट्रल, आंसर लगा दीजिए, सेफोपेराजोन इज द थर्ड जनरेशन पेरेंट्रल। मजा आया हो तो जरूर बताइएगा जरूर कि हाँ। अब जरा देखो, जो मैंने क्लासिफिकेशन क्या क्या बोला हूं जरा समझना। फिफ्थ में क्या बोला हूं आपको याद रखने के लिए? रोल, यानी सेफ्टारोलिन, सेफ्टाबाइपिरोल, आपको रोल मिल गया। फोर्थ में क्या बात किया? पाई देखना है, तो सेफेपाइम एंड सेफेपिरोम मिल गया, फोर्थ हो गया। चलेंगे, 2 तो क्लियर हो गया। फर्स्ट जनरेशन में सभी में CEPHA, CEFA, CEFA, CEPHA, सभी में CEF या CEPH के बाद A मिलेगा, एक्सेप्ट सिफेक्लोर जो सेकंड जनरेशन में मिलेगा। यहां भी है, एक ही मिलेगा, तो एक्सेप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन में क्या बात किया? Me110, जरा देखो, Me1, नेक्स्ट Me10। तो हमने क्या बोला? Me110 थर्ड जनरेशन, एक्सेप्ट क्या बोला? सेफिरोक्सिन। सेफिरोक्सिन एक्सेप्ट में है सेकंड जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन की 2 ड्रग तो आई गई, सेफिरोक्सिन एंड सेफेक्लोर की बात हो गई। अब जरा ऑप्शन देखिएगा, हमने क्या बोला था? सेफोडॉक्सिन ओरली, O है और हमारी थर्ड जनरेशन है। आई होप अगर इस चीज को याद रखोगे तो ये क्लासिफिकेशन बड़ा इजी हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफेक्सिन। अब सेफेक्सिन है क्या? सिफेलोस्पोरिन, और सिफेलोस्पोरिन है तो ऑब्वियस सी बात है बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। सो इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, हाँ जी, ए आंसर करेक्ट है और वही आपका आंसर मिल गया। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस कैसे करेगी? बाय द इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। All of the following are true regarding cephalosporin except, चलिए cephalosporin अभी हमने क्लियर किया है, उसी से रिलेटेड जरा देखो क्या है। बैक्टीरिसाइडल इन नेचर, हाँ, सेल वॉल पे काम कर रही है तो साइडल है। एक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नहीं, ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों पे काम करेगी, तो ये लाइन थोड़ी गलत हो गई। थर्ड जनरेशन आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हाँ रेजिस्टेंट है, इजिली काम करती है, सही हो। सेफ्ट्राइएक्सोन इज एडमिनिस्टर्ड पेरेंट्रली की बात करेंगे, सेफ्ट्राइएक्सोन हमारी पेरेंट्रल जाएगी, हाँ बिल्कुल करेक्ट हो, पेरेंट्रल जाएगी। आपसे पूछा गया सभी सही है, केवल एक गलत है। दिस इज एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों में काम करेगा। सो ग्रुप ऑफ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस सेफेलोस्पोरियम, ये न्यूक्लियर हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है और इसमें 2 रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग, डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होगी, साइडल इन नेचर होगी, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्ट लाइक द पेनिसिलिन, और हमारी यहाँ पे ये कहानी आएगी। नाउ द नेक्स्ट, और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच सेफेलोस्पोरिन कैन कॉज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन? कौन सी ऐसी ड्रग है जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन रखती है? सेफेलोस्पोरिन की बात हो रही है।
अब जरा सुनिएगा, सेफेलोस्पोरिन में 3 ड्रग याद करिए, क्या क्या? सिफोमेंडोल, सिफोटिटैन, ये हमारी ड्रग ऐसी है जो क्या करेंगी, हमारा डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होगी। सिफोटिटैन, अब जरा एक देखो, सेफिरॉक्सिम, सेफ्टाजिडिन, सेफिजॉक्सिम नहीं, सिफोमेंडोल। हाँ जी, तो हमने क्या बोला? सिफोपेराजोन, सिफोमेंडोल और सिफोटेटोन टिटैन, दैट इज द पेराजोन, मेंडोल और टिटैन। ये 3 ड्रग ऐसी हैं जो हमारी क्या है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन रखती हैं, यानी एज लाइक द डाइसल्फिराम ये भी अल्कोहलिक पेशेंट में हमारा एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप करेंगे और पेशेंट को वोमिट कराएंगे, अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। सो ट्रिक याद रखिएगा, साइक्लिक जीएमपी, क्लोरोप्रोपामाइड, सिफोपेराजोन, सिफोमेंडोल, सिफोटिटैन, ग्रिशियोफुल्विन, मेट्रोनिडाजोल, मोक्सालैक्टम एंड लास्टली हमारी प्रोकार्बाजिन। दीज आर द ड्रग व्हिच हैविंग द डाइसल्फिराम लाइक एक्शन। तो ये रहा आज की सीरीज का, ये इस सीरीज का पहला हमारा पार्ट, और अगर आपको पसंद आया तो मुझे इसके कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आगे की सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू ऑल।